अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू किप्स कॉलेज फिरोजपुर रोड कैंपस। फिज़िक्स के अंदर चैप्टर नंबर 11 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा आर्टिकल है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस करना। और इसके साथ ही हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी स्टडी करेंगे। तो बच्चे, क्वेश्चन पेपर में आता है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, डिफरेंशिएट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको जिनसे वो साइकिल के अंदर लेके जा सकते हैं, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अ रिवर्सिबल प्रोसेस is one which can be retraced in exactly reverse order without producing any change in the surrounding is called reversible process। बच्चे, हमारे पास ये इनिशियल स्टेज है और ये है फाइनल स्टेज। जब हम प्रोसेस करते हैं तो सब्सटेंस जो है वो इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पर चला जाता है। अगर हम कंट्रोलिंग फैक्टर को रिवर्स कर देते हैं तो यही सब्सटेंस फाइनल स्टेज से वापस इनिशियल स्टेज पर आ जाता है। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जस्ट लाइक वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना और स्टीम को कूल डाउन करके वापस वाटर में चेंज करना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल इज वन इन विच ऑल द चेंज आर रिवर्सिबल, जिसमें तमाम चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको रिवर्सिबल साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन backward directions by reversing the controlling factors, it is an irreversible process। ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जस्ट लाइक एक्सप्लोजन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। बच्चे, यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जस्ट लाइक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर चेंजिंग सडनली अकर होती हैं, सडनली चेंज प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सेकंड जो है फ्रिक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्रिक्शन का फैक्टर मौजूद होता है, उस प्रोसेस को भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे एनर्जी डिसिपेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी डिसिपेट हो जाती है या एनर्जी वेस्ट हो जाती है, उसको भी हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। और हीट एनर्जी का सोर्स क्या होता है? यूजुअली हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल। और फ्यूल कौन सा हमारे पास होता है? पेट्रोल, डीजल, गैस, ये बर्निंग फ्यूल्स हैं जिसको हम इंजन के अंदर बर्न करके हीट गेन करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? हीट इंजन वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एमसीक्यूज आ जाते हैं कि हीट इंजन का प्रिंसिपल क्या है, तो आप लोगों ने मार्क करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है हीट इंजन की, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन इज अ हीट इंजन। तो स्टीम इंजन किस तरीके से काम करता है? आप लोगों ने घर पे जो है वो वाटर बॉयल किया होगा। तो वाटर बॉयल करते हैं तो बर्तन के अंदर वाटर को लेते हैं और उसको हीट करते हैं। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आता है तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने उसके ऊपर कवर वगैरह रखा हुआ है, लिड वगैरह रखा हुआ है, तो स्टीम क्या करेगी? उस लिड को पुश करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी। इट मीन कि स्टीम वर्क प्रोड्यूस कर रही है। सिमिलरली स्टीम इंजन के अंदर भी यही काम होता है। तो क्या होता है? स्टीम इनसाइड राइजेस टू पुश द लिड ऑफ, शोइंग द एबिलिटी टू डू वर्क। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टीम इंजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास स्टैंड है, इसके नीचे हमने फायर रखी हुई है और ये वेसल है, वेसल के अंदर वाटर है और इसको हीट करने पर ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टीम क्या करती है? इस लिड को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेस करती है। अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए
तो हम कहते हैं वर्क डन हो रहा है, यानी फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? स्टीम। तो यही स्टीम इंजन के अंदर प्रिंसिपल यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्किंग इंजन। इंजन किस तरीके से वर्क करता है? इसमें टू रेजरवायर है, एक हॉट रेजरवायर जो कि सोर्स ऑफ हीट है, और सेकंड जो है कोल्ड रेजरवायर है जो कि हीट को अब्जॉर्ब करता है, हीट जो है वो रिजेक्ट करता है। दरमियान में हीट इंजन है, ठीक है, और इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस रखा जाता है जो कि हीट को अब्जॉर्ब करता है या हीट को रिलीज करता है, और यही वर्किंग सब्सटेंस यानी जो गैस है वो वर्क प्रोड्यूस करती है। सो बच्चे, इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है यानी गैस है वो हॉट रेजरवायर से Q1 हीट अब्जॉर्ब करेगी और कुछ वर्क परफॉर्म करेगी। वर्क परफॉर्म करते हुए फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है और वो एनर्जी जो है वो कोल्ड रेजरवायर के अंदर इजेक्ट कर दी जाती है। आप लोग अक्सर देखते हैं कि जो इंजन वगैरह होता है वो वर्क करने पर या कुछ डिस्टेंस कवर करने पर हीट अप हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि हमारी सप्लाई की हुई एनर्जी हीट की फॉर्म के अंदर इंजन से रिलीज हो चुकी है, वो वेस्ट हो जाती है और कुछ अमाउंट जो है वो वर्क डन की शक्ल में हमें मिल जाती है। तो इस तरीके से इंजन जो है वो वर्क करता है। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी कर चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत आती है। तो सबसे पहले हम इसकी लिमिटेशंस की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स अबाउट heat energy converted into the equivalent heat energy converted into the equivalent amount of work done। यानी ये कहता है कि जितनी हमने हीट सप्लाई की है उतना हमें वर्क डन मिल जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। और सेकंड जो फीचर है, जो सेकंड लिमिटेशन है, कहते हैं साइलेंट अबाउट द कंडीशंस अंडर विच द कन्वर्शंस टेक प्लेस। जो सरकमटांसेस है उसके बारे में ये हमें इन्फॉर्म नहीं करता कि वो क्या क्या सरकमटांसेस होंगे, कि क्या क्या वो चेंजिंग्स होंगी जिसकी वजह से एक इंजन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है और हमें एफिशिएंसी देता है। स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड केल्विन से कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस, it is impossible to devise a process which may convert the heat extracted from the single reservoir entirely into the work done without leaving the any change in working system। कहता वर्किंग सिस्टम में चेंज किए बगैर जितनी हम हीट सप्लाई करते हैं, जितनी एनर्जी हम उसको देते हैं, वो सारे के सारे वर्क डन की सूरत में अपीयर हो जाती है, यानी 100% एफिशिएंट इंजन बन जाता है। तो 100% एफिशिएंट इंजन जो है वो इम्पॉसिबल है। हम 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते, ठीक है। इसकी कुछ एमसीक्यूज है, वो जरा नोट कर लें। कहते सेकंड लॉ डील विद द सर्कमस्टांसेस, ये सर्कमस्टांसेस को डील करता है, इसीलिए तो हमने सेकंड लॉ को प्रेफर किया है। तो सेकंड लॉ कौन से सर्कमस्टांसेस को डील करता है? इन विच हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द वर्क डन। ये सारे सर्कमस्टांसेस को डिस्क्राइब करता है, आगे हम देखेंगे भी। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, कि हीट उनसे वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और क्या क्या डायमेंशंस के अंदर वो मूव कर रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेरिवेशन, और वर्किंग भी साथ ही इसकी है। The working substance go the cyclic process। अब साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इनिशियल स्टेज से फाइनल और फाइनल से इनिशियल, इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल स्टेज पे मूव करते हैं। कहते हैं इन विच सब्सटेंस रिटर्न, इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस जो है वो रिटर्न हो जाता है इट्स इनिशियल स्टेज, ये अपनी इनिशियल स्टेज पर रिटर्न हो जाता है। अगर वो इनिशियल स्टेज पर रिटर्न हो जाता है तो इट मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? जीरो है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
तो अभी अभी हमने कहा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि फाइनल स्टेज इनिशियल स्टेज पर वापस आ जाती है, सब्सटेंस जो है वो फाइनल से इनिशियल स्टेज पर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी जो सी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो जीरो है, वो हमने पुट कर दिया जीरो। तो ये डेल्टा क्यू क्या है? चेंज इन हीट, और हीट कौन सी? Q1 माइनस Q2। और Q1 क्या है? absorbed heat from the hot reservoir and Q2 rejected heat into the cold reservoir। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ MCQs है जो कि इंजन से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज रिड्यूस, एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज रिड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से इंजन की एफिशिएंसी कम होती है। और हमारे पास दो तरह से इंजन मौजूद हैं, एक पेट्रोल इंजन है और एक हमारे पास डीजल इंजन है। जो पेट्रोल इंजन है उसकी एफिशिएंसी 25 से 30% होती है, और डीजल इंजन की एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन की निस्बत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम जैसे हैवी व्हीकल के अंदर डीजल वगैरह यूज़ करते हैं, यानी कि हैवी मशीनरी के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, एरोप्लेन के अंदर भी हम डीजल वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी जो सी है पेट्रोल इंजन की निस्बत ज़्यादा होती है, 35 से 40% इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास एक छोटी सी साइड इंफॉर्मेशन है। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास हॉट रिजर्वायर है, उसका टेम्परेचर T है। हीट इंजन क्या करता है? वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और जो सा वो वर्क परफॉर्म करता है। तो बच्चे ये वाला जो प्रोसेस है ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? कि इंटायर एनर्जी कंप्लीटली वर्क डन में ट्रांसफर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हीट इंजन के अंदर फ्रिक्शन भी होगी, फ्रिक्शन की वजह से हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो हमारे पास आउटपुट 100% नहीं आ सकती। तो लिहाजा ये जो प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म जो है ये इम्पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट। लॉर्ड कैल्विन की स्टेटमेंट के मुताबिक ऐसा इंजन जिसमें सिंगल रिजर्वायर होता है वो इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। थैंक यू सो मच।